हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बालक के विकास के विभिन्न आयामों के बारे में। उन आयामों में या विकास के पक्षों में हमने डिस्कशन किया था फ्रेंड्स बालक के शारीरिक विकास के बारे में, और शारीरिक विकास का ही दूसरा उसी के साथ विकसित होने वाला पक्ष गत्यात्मक विकास के बारे में। वहाँ हमने ये देखा था कि बालक में होने वाले वृद्धि, अभिवृद्धि से जुड़े हुए परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन जिनका संबंध शरीर के साथ में होता है, जो कुछ समय बाद रुक जाते हैं या जो अभिवृद्धि से संबंधित होते हैं, उन सारे परिवर्तनों में किस प्रकार से बालक लगातार आगे बढ़ते हुए परिपक्वता की ओर जाता है। दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम विकास के आयाम की अगली क्लास में बात करेंगे बालक के मानसिक विकास के बारे में, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कशन किया था हमने कि बालक का जब शारीरिक विकास हो रहा होता है, उसी दौरान उसका मानसिक विकास भी साथ में चल रहा होता है। विकास की कड़ी में दूसरे नंबर का यह विकास जो बालक के शरीर के रूप में मस्तिष्क की संरचना बनने के साथ साथ होता रहता है। और यह जो मस्तिष्क का विकास होता है, यह तो एक शारीरिक स्वरूप के साथ होता है, लेकिन इस मस्तिष्क के विकास में जो आंतरिक क्षमताएं, योग्यताएं, ये सारी चीजें बनती हैं, ये सब कहलाता है विकास का आंतरिक पक्ष, और इसका सीधा संबंध होता है मानसिक विकास के साथ या फिर दोस्तों मेंटल डेवलपमेंट के साथ। मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है जीवन का, जिसमें बालक विभिन्न सीखने संबंधी गतिविधियां करता है, सामने वाली स्थितियों को देखकर समझने संबंधी गतिविधियां करता है, या फिर यूं कहें कि बालक के मानसिक विकास के बिना, मानसिक पक्ष के बिना शारीरिक पक्ष या शारीरिक विकास किसी भी काम का नहीं है। बहुत सीधी भाषा में यह है फ्रेंड्स कि आपने अगर मोबाइल हैंडसेट खरीदा, उस हैंडसेट में कोई प्रोग्राम्स नहीं है, तो वो काम किसी भी काम का नहीं होगा। आप उस मशीन को लेकर क्या करेंगे? वह इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल फोन मशीन तब काम की है जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, वह तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा। सेम सी सिचुएशन है दोस्तों हमारे इस शारीरिक संरचना के साथ, हमारे इस बाहरी आवरण के साथ, शरीर के साथ अगर मानसिक पक्ष मजबूत नहीं है, मानसिक विकास मजबूत नहीं है, मानसिक विकास समुचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो फिर ये अकेला शारीरिक विकास, शारीरिक पक्ष या हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं है। सीधी भाषा में समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उसके अतिरिक्त इस संसार में, दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हुई है, उनका हम किसी भी चीज़ की समझ को विकसित नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है दोस्तों मानसिक विकास, जो शारीरिक विकास के साथ सीधा सीधा कनेक्ट होता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से बालक का मानसिक विकास होता है, कैसे एक बालक लगातार आगे बढ़ने के साथ साथ मानसिक रूप से विकसित होता है। तो फ्रेंड्स, बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मानसिक विकास की बात करें तो यहां पर मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास में दो चीजें शामिल होती हैं। क्या? मन या फिर मस्तिष्क से संबंधित विकास। कौन सा विकास? मन या मस्तिष्क से संबंधित विकास। मन या मस्तिष्क से संबंधित विकास। देखिए, मन या मस्तिष्क का अर्थ यहां पर माइंड से है। एक बार थोड़ा सा अपन समझते हैं कि मन, मस्तिष्क और माइंड क्या है। मन और मस्तिष्क दोनों को मैंने यहां ओब्लिक बना के लिखा है, अर्थात मन और मस्तिष्क को एक ही संकल्पना के रूप में मैंने यहां लिखा है, जिसको माइंड मैंने कहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाते हैं फ्रेंड्स, तो मन और मस्तिष्क दोनों में थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है एक बार समझते हैं। मन और मस्तिष्क में एक बड़ा फर्क यह होता है फ्रेंड्स कि मन तो हमारे मस्तिष्क की अमूर्त संरचना होती है, जो क्षमताओं और योग्यताओं के रूप में मस्तिष्क में निहित होती हैं, और मस्तिष्क जो है ये हमारा एक ये बायोलॉजिकल पार्ट होता है, जो संरचना के रूप में होता है, जिसको मैंने पीछे पढ़ा 1350 ग्राम का होता है, 15 से 16 वर्ष में पूर्ण विकसित हो जाता है।
तो सीधी भाषा में क्या हुआ कि मस्तिष्क हमारा बायोलॉजिकल स्वरूप होता है, जो शरीर का पार्ट होता है, जिसे हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं। और मन इस हार्डवेयर में निहित वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको यूजफुल बनाते हैं। रिसेंटली मैंने मोबाइल का एग्जांपल आपको दिया था, वही बात यहां भी लागू होती है। हमारा मस्तिष्क हार्डवेयर की तरह से है। उस हार्डवेयर को जैसे 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 बालक बड़ा होता है, बालक के विकास के साथ साथ ये हार्डवेयर भी विकसित होते हैं। इस मस्तिष्क या हार्डवेयर रूपी हमारी बायोलॉजिकल संरचना को डॉक्टर खोल सकते हैं, इसको पार्ट्स को नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये तब तक यूजफुल नहीं है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, और सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते हैं, ये अमूर्त होते हैं, और ये क्षमताओं के रूप में होते हैं, योग्यताओं के रूप में होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में जो क्षमताएं योग्यताएं हैं वो कहलाता है हमारा मन, और यह मन जिसको धारण करता है बायोलॉजिकल पार्ट वह कहलाता है मस्तिष्क। दोनों मिलके एक संरचना बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मानसिक या माइंड से रिलेटेड या फिर मेंटल। दोस्तों, इस मानसिक संरचना में, मानसिक संकल्पना में जितने भी विकास होते हैं, जितने भी पक्षों का यहाँ निर्माण होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ बनते हैं, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, सारी की सारी संकल्पनाओं को, सारी की सारी योग्यताओं को, क्षमताओं को कहा जाता है मानसिक पक्ष, और उन सबका विकास होना कहलाता है मानसिक विकास। पहली चीज। दूसरी चीज, ये मानसिक विकास जो है ये अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है फ्रेंड्स? एक प्रोसेस के रूप में होता है, एक प्रक्रिया होता है मानसिक विकास। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, बालक के बड़े होने के साथ साथ यह मस्तिष्क रूपी बायोलॉजिकल संरचना जो है ये भी धीरे धीरे बड़ी होती है, और जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं इसमें निहित क्षमताएं और गुण धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, और एक प्रोसेस के रूप में जब बालक परिपक्व होता है, मैच्योर्ड होता है, तो ये सारे के सारे गुण और क्षमताएं बालक में जो निहित होते हैं, जन्मजात होते हैं, ये वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करते हुए विकसित हो जाते हैं, और इस प्रकार इन सबका प्रक्रिया के रूप में विकसित होना कहलाता है फ्रेंड्स मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। इस मेंटल डेवलपमेंट में कई सारे कारक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उनमें से पहला कारक होता है वंशानुक्रम, और दूसरा कारक होता है वातावरण, क्योंकि वंशानुक्रम जो है हमारे मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की क्षमताओं को तय करते हैं, सीमाओं को तय करते हैं, बाउंड्रीज को बनाते हैं कि बालक की बुद्धि का विकास कहां तक होना है, बालक की समझ का विकास कहां तक होना है, बालक की मेमोरी जो है, बालक का स्मृति का लेवल कहां तक जाना है। अर्थात सारी की सारी मानसिक संपत्तियां जो है, सारे के सारे मेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं, इनका विकास कहां तक होना है यह तय करता है वंशानुक्रम, लेकिन इन सबको विकसित होने के अवसर प्रदान करता है वातावरण। तो दोनों के बीच की अंतः क्रिया या फिर जो इंटरेक्शंस होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच, इसके फलस्वरूप हमारे मानसिक विकास का निर्माण होता है और मानसिक विकास आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। इस मेंटल प्रोसेस में कई सारी चीजें हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की और उन्हें संप्रत्य के रूप में नाम प्रदान किया। ये सारे के सारे अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों में, व्यक्ति के द्वारा होने वाली मानसिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं में जो चीजें काम में आती हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उन सारी प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिकों ने समझने के लिए कुछ नाम प्रदान किए हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट या संप्रत्य कहा गया है, उन्हें ही मानसिक क्षमताएं या फिर योग्यताएं कही हैं, और ये सारी की सारी अमूर्त होती हैं। इन सब का संबंध मानसिक प्रक्रिया के साथ या फिर मस्तिष्क के साथ में होता है दोस्तों। तो कौन कौन से मानसिक पक्ष हैं एक बार थोड़ा सा जानते हैं। हम इन्हें कहेंगे मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष, तो मानसिक पक्ष का मतलब यहां पर क्या हो गया, हमारी वो सब मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं जो मानसिक विकास के साथ जुड़ी हुई हैं या फिर मेंटल पोर्शन के साथ में कनेक्टेड हैं। कौन कौन से मानसिक पक्ष? देखिए, अगर मानसिक पक्षों की बात करें फ्रेंड्स, तो मानसिक पक्ष में हम जैसे ले सकते हैं हमारी बुद्धि को। बुद्धि के अतिरिक्त मानसिक पक्ष में शामिल होता है हमारा चिंतन, यहाँ पे शामिल होता है हमारे तर्क वितर्क या तार्किक योग्यता, इसमें शामिल होता है स्मृति, इसमें शामिल होता है निरीक्षण, उसके अलावा यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण, उसके अतिरिक्त स्मृति के साथ साथ कल्पना को भी यहाँ पर कहा जा सकता है। कल्पना इमेजिनेशन होती हैं। उसके अतिरिक्त हमारी विभिन्न रुचियां
मानसिक पक्ष में शामिल होती हैं। रुचियों के साथ साथ हमारी विभिन्न अभिवृत्तियाँ, एप्टीट्यूड्स भी यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके अलावा अभिरुचियाँ जिन्हें एप्टीट्यूड कहा जाता है, अभिवृत्तियाँ हमारा नज़रिया होता है या फिर एटीट्यूड होता है। इन सब के अतिरिक्त मानसिक पक्ष में हमारी समस्या समाधान की योग्यता भी शामिल होती है। समस्या समाधान की योग्यता भी इसमें शामिल होती है। इसके अतिरिक्त मानसिक पक्ष में हम अधिगम को भी शामिल करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग भी यहाँ पर होती है। मानसिक पक्ष में अभिप्रेरणा भी शामिल होता है, मोटिवेशन भी होता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की सोचना भी यहाँ पर शामिल होता है, विचार करना भी यहाँ पर शामिल होता है, और भी कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ में होता है या जो मेंटल डेवलपमेंट के साथ में होती हैं, उन सब को दोस्तों हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जैसे इन सब के साथ सीखने की प्रक्रिया होती है, उसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रोसेस जो है वो भी मानसिक विकास का पक्ष होता है। इसके अतिरिक्त एक बालक में सामाजिकता बनती है, नैतिकता बनती है। तो नैतिकता या सामाजिकता से संबंधित विभिन्न जो कॉन्सेप्ट विकसित होते हैं वो सब भी माइंड में विकसित होते हैं। उन सब का भी संबंध किसके साथ में होता है? मानसिक पक्षों के साथ में होता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है मस्तिष्क में मानसिक पक्ष का, जिसे कहा जाता है भाषा का विकास या लैंग्वेज जो होता है। लैंग्वेज का संबंध भी किससे होता है दोस्तों? हमारे मानसिक विकास से संबंधित होता है। तो ये कुछ ऐसे पक्ष हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऐसे महत्वपूर्ण संप्रत्य हैं जिनको मनोवैज्ञानिकों ने हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारे बाहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से समझते हुए नाम प्रदान किया है या फिर इन्हें मानसिक विकास के पक्षों के रूप में परिभाषित किया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सब के अतिरिक्त भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूं, लेकिन उन सब का संबंध मस्तिष्क के साथ में होता है। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? वो सारी की सारी योग्यताएं, क्षमताएं या अंतर्निहित गुण जो व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित रखते हैं, मस्तिष्क के साथ संबंधित रखते हैं, जिनका संबंध मन या मस्तिष्क से होता है, उन सबको कहा जाता है मानसिक पक्ष, मेंटल पोर्शंस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बालक के मानसिक विकास से संबंधित पक्ष हैं या कौन से मानसिक विकास से संबंधित योग्यता है, क्षमता है। तो वहां पर 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें से एक ऑप्शन होगा जो किसी न किसी रूप से आंतरिक पक्ष के साथ में जुड़ा होगा, जिसका संबंध मस्तिष्क के साथ में होगा, वही आपका आंसर होगा मानसिक विकास के पक्ष के साथ में। दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम किस प्रकार मानसिक विकास के साथ या मानसिक क्षमताओं के साथ बाहरी जगत का अनुभव करते हैं, और इस बाहरी जगत के अनुभव के साथ साथ कैसे हमारी मानसिक प्रक्रियाएं बनती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं फ्रेंड्स। तो अगला हमारा मानसिक विकास के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस। मानसिक प्रक्रियाएं जिन्हें कहा जाता है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस फ्रेंड्स, मानसिक प्रक्रियाएं उन सारी गतिविधियों में शामिल होती हैं, उन सारे कार्यों में शामिल होती हैं जो मस्तिष्क के द्वारा संपादित किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं जिनका संबंध हमारे सीखने के साथ में होता है, जिनका संबंध बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाले अनुभवों को हमारे मस्तिष्क में जोड़ने के साथ होता है, ऐसी कुछ मानसिक प्रक्रियाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जिनका संबंध हमारे दैनिक जीवन के साथ में है, जिनका संबंध बालकों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के साथ में है। तो मानसिक प्रक्रियाओं में हम उन 3 प्रक्रियाओं का सबसे पहले अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा हम किसी बाहरी जगत से जानकारियों को प्राप्त करते हैं, या फिर यूं कहें कि बाहरी जगत के बारे में जितनी भी जानकारियां, सूचनाएं, अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, उनके लिए 3 ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से ये सारा का सारा काम संपादित होता है, या इन 3 प्रक्रियाओं पर समस्त बाहरी जगत की जानकारियां व्यक्ति की निर्भर करती हैं दोस्तों। तो उन्हें ही हम यहां पर किसमें शामिल कर रहे हैं? मानसिक प्रक्रियाओं में। तो मानसिक प्रक्रियाओं की बात करें तो जिनके माध्यम से हम बाहरी जगत की जानकारी प्राप्त करते हैं, बाहरी जगत की जानकारी या सूचनाएं प्राप्त करते हैं,
उन बाहरी जगत की जानकारियों को जिनके माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐसी 3 प्रक्रियाएं हैं। उनमें से पहली प्रक्रिया है संवेदना। पहली प्रक्रिया का नाम है संवेदना। पहला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है संवेदना। दूसरी प्रक्रिया का नाम है फ्रेंड्स अवधान, अटेंशन। और एक और तीसरी प्रक्रिया है महत्वपूर्ण, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहेंगे इसको अपन परसेप्शन। परसेप्शन, ये हो गया हमारा अटेंशन। और संवेदना होता है सेंसेशंस। सेंसेशंस, तो बाहरी जगत की जानकारी जिन प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, ये सारी की सारी 3 प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया है संवेदना, दूसरी है अवधान, तीसरी है प्रत्यक्षीकरण। एक बार हम तीनों को डिटेल से समझेंगे दोस्तों। पहली चीज कि अब जो टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सीखने की प्रक्रिया के साथ। आप सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगातार जुड़े हुए हैं। आप सब लगातार सीख रहे हैं, चाहे आप मेरे माध्यम से सीख रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सीख रहे हैं, बुक से सीख रहे हैं, सेल्फ स्टडी से सीख रहे हैं, किसी न किसी प्रकार सीखने की प्रक्रिया में आप शामिल हैं। तो सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क में बनती कैसे है? हम किसी भी बाहरी वातावरण में जो उद्दीपक उपलब्ध होते हैं उन सब चीजों का अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया मस्तिष्क में कैसे घटित होती है, उस प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। तो वो संपूर्ण प्रक्रिया जो 3 चीजों के साथ जुड़ी हुई थी, 3 प्रक्रियाओं के साथ समन्वित रूप से बनती हैं। उनमें से पहली प्रक्रिया है सेंसेशंस, संवेदना, दूसरी है अवधान, अटेंशन, और तीसरी प्रक्रिया है फ्रेंड्स परसेप्शन या फिर प्रत्यक्षीकरण। एक बार तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं अपन किस प्रकार ये काम करती हैं। तो पहली मानसिक प्रक्रिया उसे कहते हैं दोस्तों संवेदना, सेंसेशंस। यहां पर संवेदना शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि संवेदना का अर्थ होता है संवेद, अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राथमिक अनुभव, सेंसेशंस। सेंसेस के द्वारा जो सूचनाएं बाहरी प्राप्त होती हैं मस्तिष्क को, उन सेंसेस से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को, जानकारियों को, अनुभवों को कहा जाता है सेंसेशंस, संवेदनाएं। हम जितना भी ज्ञान दुनिया का बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त कोई ऐसा माध्यम नहीं है, तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम मस्तिष्क को कोई सूचना पहुंचा पाते हों। आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या कोई ऐसी जानकारी आपके पास है जो आपने आंखों से प्राप्त नहीं की हो, कानों से प्राप्त नहीं की हो, आपकी त्वचा के एहसासों से प्राप्त नहीं की हो, नाक से प्राप्त नहीं की हो, टेस्ट के माध्यम से प्राप्त नहीं की हो? कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, ऐसा कोई भी बिंदु आपको नहीं मिलने वाला है जिसके लिए आप कहेंगे नहीं सर ये तो हमने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा ही सीधा जान लिया है, इसका अनुभव हमें सीधा ही हो गया है, ज्ञानेंद्रियों का इसमें कोई रोल नहीं है। आप चिंतन करके देखेंगे, सोच के देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि हर एक जानकारी, हर एक सूचना जो हमारे मस्तिष्क को मिलती है, कहीं ना कहीं उन सबका माध्यम होता है ज्ञानेंद्रियां। दोस्तों ज्ञानेंद्रियां नाम से ही प्राप्त हो रहा है, ज्ञान को प्राप्त करने वाली इंद्रियां, ऐसी इंद्रियां जो हमारे शरीर में ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम बनती हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। सेंसेस, जो सेंस को प्राप्त करते हैं बाहर से, ऐसी चीजों को सेंसेस कहा जाता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है सेंसेशंस। तो दोस्तों संवेदना का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। संवेदना किसे कहेंगे हम? संवेदना का मतलब हो गया किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त बाहरी उद्दीपकों के प्राथमिक अनुभव या प्राथमिक जानकारी या सूचनाएं।
किसे कहते हैं संवेदना? किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त बाहरी उद्दीपकों का प्राथमिक अनुभव या उनकी प्राथमिक सूचना या जानकारी कहलाती है संवेदना। तो संवेदना के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? संवेदना के लिए किसी न किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता होती है, किसी न किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। अगर बाहरी उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक को ही हम ग्रहण करते हैं और संवेदना के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तीसरी चीज, बाहरी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ज्ञानेंद्रिय को एक्टिव होना जरूरी है, ज्ञानेंद्रिय का उसके साथ शामिल होना जरूरी है। तो ज्ञानेंद्रिय कब शामिल होगी? जब हमारा उसके प्रति अवधान होगा, हमारा ध्यान होगा, अटेंशन होगा। तो यह भी किसके साथ जरूरी होता है? संवेदना के साथ में जरूरी होता है। संवेदना को जीन पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों? संवेदना को जीन पियाजे ने कहा है कि यह ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? ज्ञान की पहली सीढ़ी कहा है संवेदना को जीन पियाजे ने। ज्ञान की पहली सीढ़ी, ज्ञान की पहली सीढ़ी किसे कहा है? संवेदना को, और ये कहा है जीन पियाजे ने। संवेदना के द्वारा ही हम किसी भी बाहरी उद्दीपकों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इसको एक बार व्यवहार में समझिए। देखिए, अभी आप मेरे साथ हैं, मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं। तो यहां पर हुआ क्या? आपके पास मेरी आवाज के अलावा और भी कई सारी साउंड्स हो सकती हैं, आपको आपके आसपास के आपके वातावरण में हो। लेकिन आपने क्या करा? आपके आसपास के वातावरण में से मेरी आवाज को चुना, और चुनने के बाद उसको आपने क्या करा? कानों के द्वारा सुना, और सुनने के साथ हमारे आपके कानों ने क्या किया? उस बाहरी आवाज की जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाया। तो यह जो आपकी मेरी आवाज आपके कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंची, यह कहलाएगी संवेदना। अभी आप मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, अचानक से आपको बगल में से कुछ बनने की खुशबू आती है। आप ऐसा मानते हैं कि किसी चीज की खुशबू आ रही है, कुछ ना कुछ बगल पड़ोसी की रसोई में पक रहा है, या हमारी रसोई में कुछ पक रहा है। आपके नोज सेंस ने, आपकी घ्राणेंद्रिय ने ऐसा सूचना मस्तिष्क को दी कि कोई ना कोई खुशबू या कोई ना कोई गंध हमें प्राप्त हो रही है। तो यह कहलाएगा संवेदना। आप यहां बैठे हुए हैं, अचानक से बाहर के वातावरण में तापमान में कोई बदलाव होता है, अचानक से ठंड बढ़ती है, गर्मी बढ़ जाती है, या बरसात होने लगती है, और सुहानी हवा, ठंडक वाली हवा आपको मिलती है। आपकी त्वचा इस चीज को महसूस करती है, महसूस करके मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती है। तो यह कहलाती है संवेदना। आपके पैर में कांटा चुभा, आपके पैर में कांटा चुभा, और कांटा चुभने से जो दर्द हुआ, इस कांटा चुभने की और दर्द की सूचना त्वचा के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाई गई, यह कहलाती है संवेदना। आपने अचानक से सामने किसी चीज को देखा, और देखकर उस चीज के बारे में जो जानकारी मस्तिष्क को पहुंचाई, यह कहलाती है संवेदना, सेंसेशंस। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सारी की सारी चीजें जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से प्राप्त होती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं, इस मानसिक प्रक्रिया को कहा जाता है संवेदना, सेंसेशंस। अब आगे चलते हैं। संवेदना के बाद अगला इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष होता है दोस्तों, अवधान। अवधान, अटेंशन। अटेंशन। अवधान में क्या होता है? अवधान में संवेदनाओं के साथ और मानसिक प्रक्रिया के साथ अवधान का भी बड़ा गहरा संबंध होता है। अवधान में क्या होता है? हम किसी बाहरी उद्दीपकों को हमारी आवश्यकता या रुचि के अनुसार चुनते हैं, उनका चयन करते हैं। यह चयनात्मक प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में होती है, इसी चयनात्मक प्रक्रिया को दोस्तों मनोविज्ञान में कहा जाता है अवधान या फिर अटेंशन। देखिए कैसे, जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। आपके आसपास कई सारी ध्वनियां हैं, कई सारे साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आप मेरी ध्वनि के साथ, मेरी आवाज के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो यह आपने क्या करा? कई सारी ध्वनि रूपी उद्दीपकों में से आपने मेरी ही आवाज का चयन किया। इसका मतलब
आप मेरी आवाज के साथ अटेंशन में हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो यह मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी अवधान। आप जा रहे हैं बाजार में से और जाते जाते किसी ने आपको पीछे से जोर से आवाज दी, आपका नाम पुकारा। जो ही आपका नाम पुकारा तुरंत आप रुके और पीछे मुड़े। क्या बाजार में केवल उसी व्यक्ति की आवाज आ रही थी जिसने आपका नाम पुकारा? जी नहीं, बाजार में तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कई सारे व्हीकल्स के साउंड्स भी थे, जो वेंडर्स घूम रहे हैं उनकी आवाजें भी थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी आवाजें थी। कुछ साउंड तो ऐसे थे जो आपके नाम की ध्वनि से भी ज्यादा तीव्र थे, उससे भी तेज थे, लेकिन फिर भी आपने किसी का रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपने किसका रेस्पॉन्स दिया? उस आवाज का, उस ध्वनि का रेस्पॉन्स दिया जिसमें आपका नाम शामिल था। तो यहां पर क्या हो गया? उन कई सारी आवाजों में से आपने चयन किया किसका? उस आवाज का जिसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ था। तो यह चयनात्मक प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? इसे कहा जाएगा अवधान। आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को बहुत सारे अनुभव बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन किसी विशेष उद्दीपक के अनुभव को आपने प्राप्त किया। आपने कहा आह ठंडक सी लगी, गर्मी लगी, तो यह क्या हुआ? कई सारे एहसासों से, कई सारे अनुभवों में से आपने एक को चुना। यह चयनात्मक प्रक्रिया कहलाएगी दोस्तों अवधान। एक बार फिर से समझते हैं। हम हमारी आवश्यकता या रुचि के कारण किसी उद्दीपक का चयन करते हैं। क्या करते हैं? किसी उद्दीपक का चयन करते हैं। यह चयनात्मक प्रक्रिया अवधान कहलाती है। यह चयनात्मक प्रक्रिया अवधान है। तो क्या है अवधान? हम हमारी आवश्यकता या रुचि के कारण किसी उद्दीपक का चयन करते हैं, और यह चयनात्मक प्रक्रिया मनोविज्ञान में क्या कहलाती है दोस्तों? यह चयनात्मक प्रक्रिया कहलाती है अवधान। अब इस अवधान के कुछ गुण होते हैं, इस चयनात्मक प्रक्रिया के कुछ गुण होते हैं। हम क्या कहेंगे कि भाई ये 4 चीजें, 5 चीजें हैं तो यह अवधान है, और अगर ये नहीं है तो अवधान पूरी तरह से नहीं है, ध्यान पूरी तरह से नहीं है, अटेंशन पूरी तरह से नहीं है। तो अवधान के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो अवधान में शामिल होती हैं? तो अवधान में शामिल चीजों में दोस्तों, अवधान के गुणों में पहला गुण होगा हमारा एकाग्रता। एकाग्रता अगर है तो उसके बाद होगा सतर्कता अगर है तो उसके बाद होगा तत्परता के बाद होगा चयन, और चयन के बाद होगा दोस्तों खोज। चयन के बाद अगला हमारा होगा खोज। ये 5 मुख्य गुण हैं। अगर ये किसी प्रक्रिया में शामिल हैं तो वह प्रक्रिया अवधान कहलाएगी, नहीं तो वह प्रक्रिया अवधान नहीं होती है। एक बार समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहला कौन सा हो गया? एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता का मतलब हम जब किसी एक ही उद्दीपक के प्रति कंसंट्रेट हैं, एक ही उद्दीपक के प्रति एकाग्र हैं, तो वह होगी एकाग्रता। एकाग्रता अगर है तो ऐसा कब होगा? हम क्या होंगे? फिर अवेयर होंगे, सतर्क होंगे। कंसंट्रेशन हुआ तो फिर हम अवेयर होंगे, सतर्क होंगे। किसके प्रति? उसी उद्दीपक के प्रति जिसका हमने चयन किया है। अगर सतर्क है तो फिर क्या होगी? हमारी तत्परता होगी, रेडीनेस। किसके लिए रेडीनेस होगी? उसको ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए। और अगर रेडी होंगे हम तो क्या होगा? चयन होगा, और चयन होगा तो फिर क्या होगा? खोज होगा। खोज से मतलब यहां पर मानसिक खोज से हैं। कौन सी खोज से हैं? मानसिक खोज से हैं। मानसिक खोज का मतलब हो गया जो उद्दीपक हमने चुना है उस उद्दीपक से संबंधित जानकारियां, सूचनाएं मस्तिष्क के साथ में कनेक्शन बना रही है, नहीं बना रही है, यह कहलाता है मानसिक खोज। तो अवधान के कौन कौन से गुण हो गए? पहला गुण हो गया एकाग्रता होनी चाहिए, दूसरा हो गया सतर्कता होनी चाहिए, तीसरा तत्परता होनी चाहिए, चौथा चयन होना चाहिए, और 5वां खोज होना चाहिए। अगर ये सारे गुण हैं तो अवधान होगा, अगर ये गुण नहीं है तो अवधान नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं आगे तीसरी प्रक्रिया की ओर, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण।
प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों परसेप्शन। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण संवेदना के जस्ट बाद की प्रक्रिया है। संवेदना को ज्ञान की पहली सीढ़ी कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण को ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी कहा जाता है। संवेदना में तो क्या होता है, संवेदना में हम किसी बाहरी उद्दीपक को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसकी सूचना को, जानकारियों को, अनुभव को प्राप्त करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, उस प्राप्त अनुभव का मस्तिष्क के द्वारा व्याख्या की जाती है और उस व्याख्या के आधार पर उसको अर्थ प्रदान कर दिया जाता है। तो मस्तिष्क में यह संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है, यह पूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। संवेदना तो पूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका संबंध बाहरी उद्दीपकों से होता है, वातावरण से उद्दीपक का उसके साथ कनेक्शन होता है। लेकिन संवेदना का बाहरी उद्दीपकों से सीधा संबंध नहीं होता है। बाहरी उद्दीपकों को प्राप्त करके ज्ञानेंद्रियां संवेदना के रूप में मस्तिष्क को पहुंचा दी हैं। इस संवेदना की व्याख्या करना और व्याख्या करके अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन इसको कहा जाता है दोस्तों। एक बार देखते हैं प्रत्यक्षीकरण क्या होगा। संवेदनाओं की व्याख्या करके उन्हें अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया, उन्हें अर्थ प्रदान करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण कहलाती है दोस्तों। संवेदनाओं की व्याख्या करके उन्हें अर्थ प्रदान करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध संवेदनाओं से होता है। तीसरी चीज, यह ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी कहा जाता है इसको, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी इसको कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम किसी भी संवेदनाओं का अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है और उस अर्थ को हमारा मस्तिष्क अनुभव के रूप में सृजित कर लेता है। और यह अनुभव के रूप में जो मस्तिष्क में सृजन बना, जानकारियां बनी, सूचनाएं बनी दोस्तों, यही किसी भी ज्ञान का, स्मृति का आधार होता है। तो बहुत सिंपल सी बात, एक संपूर्ण प्रोसेस जो है वो 3 अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क में घटित होता है। एक बार संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास के जगत में होने वाले विभिन्न घटनाओं को, उद्दीपकों को हमारी ज्ञानेंद्रियां प्राप्त करती हैं और उनको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो जानकारियों को, सूचनाओं को प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुंचाना कहलाएगा संवेदना। और उन मस्तिष्क को पहुंची जानकारियों, सूचनाओं रूपी संवेदनाओं को की व्याख्या करके उन्हें अर्थ प्रदान करना कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में अवधान का महत्वपूर्ण रोल होता है। अवधान होगा तभी हम ठीक से संवेदनाएं प्राप्त कर पाएंगे, उन संवेदनाओं का ठीक से प्रत्यक्षीकरण कर पाएंगे। अगर अवधान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा, तो ठीक से संवेदनाएं भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। और संवेदनाएं प्राप्त हो भी गई तो हम उनका ठीक से प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, हमारी रसोई में कुछ पक रहा है और हमें उसकी गंध का पता लगता है, हमें उसकी गंध आती है। तो हमें हमारी रसोई में कुछ पक रहे व्यंजन की गंध आना, यह तो कहलाएगा संवेदना। अब यह गंध किसकी है, यह स्मेल किसकी है, हलवा बना है कि पकौड़ी बनी है कि अदरक वाली चाय बनी है, यह संवेदनाओं की क्या हो गई, व्याख्या करना हो गई। संवेदनाओं की गंध प्राप्त करना तो क्या हो गया, संवेदनाएं। अब मस्तिष्क इस गंध की व्याख्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है इसका कि गंध है किसकी। तो ये व्याख्या करना क्या हो जाएगा, व्याख्या करना। और व्याख्या करने के बाद अर्थ प्रदान करना कि नहीं, ये जो खुशबू आ रही है ये तो हलवे की खुशबू है, ना तो पकौड़ी की खुशबू है और ना ही अदरक वाली चाय की खुशबू है, ये हलवे की खुशबू आ रही है। इसका मतलब हमारे मस्तिष्क में इसको अर्थ प्रदान कर दिया गया। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो
संवेदनाओं के तुरंत बाद की प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? अवधान का होता है, क्योंकि अवधान है, आपका ध्यान है, अटेंशन है, तब ही आपको बगल से आने वाली गंध का पता चल पाएगा और उसकी ठीक सी व्याख्या हो पाएगी, वरना व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार तीनों प्रक्रियाएं मिलके किसी भी बाहरी जानकारियों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क उनकी व्याख्याएं करके अनुभव या स्मृति के रूप में सृजित करता है। दोस्तों चलिए एक बार इसको फिर से व्यवहार में समझते हैं। देखो कैसे ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे सीखने के साथ जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, सीखने में क्या होता है? मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम में बैठने के दौरान आपने क्वेश्चन को पढ़ा। जो ही क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन में जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो पहुंची मस्तिष्क को। किसके द्वारा पहुंची? आपने पढ़ा किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से पढ़ा। तो आपने जो प्रश्न को आंखों के माध्यम से पढ़ा, पढ़कर इस जानकारियों को मस्तिष्क तक पहुंचाया, यह तो हो गई संवेदना, सूचना पहुंची। अब मस्तिष्क क्या करेगा? जो आंखों से संवेदनाएं मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जो आंकड़े आपने क्वेश्चन में पढ़े, जानकारी, सूचना पढ़ी, उसकी व्याख्या करेगा और व्याख्या करके अर्थ प्रदान करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यह कहना चाहता है, यह बात पूछ रहा है। और जो ही आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया, अर्थात उसको अर्थ प्रदान कर दिया, आपको यह बात समझ में आ गई कि यह क्वेश्चन यह बात पूछ रहा है, इसका मतलब आपने प्रत्यक्षीकरण कर लिया। कभी कभी इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपने एक बार प्रश्न को पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपने फिर दोबारा पढ़ा, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया। अब आप कहते हैं यार कुछ क्यों मुझे बार बार समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आप थोड़ा सा वापस से अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं और दोबारा पढ़ते हैं। अब आपको तीसरी बार में क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपने 2 बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, तीसरी बार में समझ में आया। तो यहां पर यह गैप क्यों हुआ? क्यों पहली 2 बार में समझ में नहीं आया था और क्यों तीसरी बार में समझ में आ गया? दोस्तों यहां काम हो गया अवधान से जुड़ा हुआ। यहां जो गैप आया वो गैप आ गया आपका अवधान से जुड़ा हुआ गैप या अटेंशन से जुड़ा हुआ। पहले 2 बार जब आपने पढ़ा था तो आपका अवधान पूरी तरह से नहीं था, लेकिन जब आपने तीसरी बार पढ़ा तो अब आपका अवधान पूरी तरह से वहां पर शामिल हो गया है। किसमें? संवेदनाओं में शामिल हो गया है, प्रत्यक्षीकरण में शामिल हो गया है। तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक सी व्याख्याएं मस्तिष्क को हो गई हैं। तो अवधान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों एक बार फिर समझते हैं इसी चीज को। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के दौरान आपके सामने बुक रखी हुई है और बैठे बैठे आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें बुक पर हैं, आपकी नजर चल रही है और आपने पहली 5, 6, 7, 8 लाइन याद करी, 15, 20 लाइन याद करी। इसी बीच क्या होता है कि लाइन के लास्ट में आते आते बुक आपके सामने ही है, आंखें आपकी वहीं पर टिकी हुई हैं, लेकिन आप कहीं और जगह चले गए हैं। मतलब आपका मन कहीं और जगह चला गया है और आपके मन में विचार चल रहे हैं। क्या विचार चल रहे हैं? कि मैंने रीट का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे बहुत बढ़िया परसेंटेज बनी, मेरी नौकरी लग गई और मैं मेरे गांव के पास में ही मेरी पोस्टिंग हो गई और बहुत अच्छी मैंने गाड़ी खरीद ली है। मैं गाड़ी से एकदम काला चश्मा और शानदार कपड़े पहनकर मेरी गाड़ी में जा रहा हूं स्कूल की तरफ और स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में चल रही हैं। ऐसे करते करते आपको 20 मिनट निकल गए और 20 मिनट के बाद आपने देखा अरे ये क्या हुआ, पिछले 20 मिनट में पता नहीं मैं कहां था। किताब भी आपके सामने है, आंखें भी वही टिकी हुई है, लेकिन मस्तिष्क में प्रक्रिया कुछ और ही शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? यहां पर इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने के पीछे, आपके पढ़ने की प्रक्रिया के बीच में गैप आ जाने के पीछे कौन जिम्मेदार? 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आपकी संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण या फिर अवधान। कौन जिम्मेदार हुआ? अवधान जिम्मेदार हुआ। यहां पर क्या हुआ? आंखें आपके सामने हैं, आंखें जानकारियों को लेने के लिए तैयार बैठी हुई हैं और जानकारियां मस्तिष्क को पहुंचेगी तो मस्तिष्क भी उनकी व्याख्या करके समझ बनाने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन आपकी आंखों से जानकारियां मस्तिष्क को पहुंच ही नहीं रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि अटेंशन यहां पर नहीं है, अवधान यहां पर नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है कि लंबे समय हम कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, लंबे समय हम सतर्क नहीं रह पाते हैं, लंबे समय तक हम तत्पर नहीं रह पाते हैं,
चयन नहीं हो पाता है चीज़ों का, खोज मस्तिष्क में नहीं हो पाती हैं, ये संपूर्ण चीज़ें मस्तिष्क में नहीं हो पाती हैं लंबे समय तक, इसे कहा जाता है अवधान की कमी या फिर अटेंशन का लगातार नहीं रहना। तो दोस्त, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सीखने के साथ इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो याद रखिए, अगर आपको सीखना है, पूरी तरह से चीज़ों को मस्तिष्क में लेकर जाना है, तो तीनों प्रक्रियाओं को बहुत ध्यान से मस्तिष्क में घटित होते हुए देखिएगा। कैसे? अब आप जब मेरी क्लास फ्री होने के बाद पढ़ेंगे तो एक बार देखना कि कैसे मेरी आंखों के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क को प्राप्त हो रही हैं, कैसे मेरा मस्तिष्क इसको अर्थ प्रदान कर रहा है, व्याख्याएं कर रहा है, और इन सब में कैसे अवधान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सारी संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों अवधान का, अटेंशन का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे में जो भी पढ़ा सारा का सारा फटाफट आपको याद हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आप 5 घंटे पढ़ते हैं फिर भी कुछ याद नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सारी प्रक्रिया के बीच में गैप क्या किसके द्वारा हो गया? अवधान के द्वारा हो गया। क्योंकि आंखों का काम है देखकर चीजों को पहुंचाना। ज्ञानेंद्रियां बनी ही इसीलिए हैं कि सेंसेस को प्राप्त करके चले जाएं। ज्ञानेंद्रियों में ना अपनी खुद की कोई बुद्धि होती है, ना ज्ञानेंद्रियां अर्थ प्रदान करती हैं। ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं जानती हैं। ज्ञानेंद्रियां टूल और मशीन की तरह काम करती हैं। जिस पर्पस के लिए बनी हुई है उस पर्पस को पूरा करती हैं। बस आंखें बनी हुई हैं देखने के लिए, सूचनाओं को मस्तिष्क को पहुंचाने के लिए, कान बने हैं सुनकर मस्तिष्क को पहुंचाने के लिए, जीभ बनी है टेस्ट को चख कर मस्तिष्क को पहुंचाने के लिए। इसीलिए इन सारी चीजों को बदल दिया जाता है। आंखें अगर नेचुरल रूप से काम नहीं करती तो नई आंखें लगा दी जाती हैं, उनके सपोर्ट के लिए चश्मा लगा दिया जाता है। कान अगर काम नहीं करते डॉक्टर नया कान फिट कर देता है। जीभ अगर प्रॉपर वर्क नहीं करे तो नई जीभ फिट कर देता है। और स्किन तो बहुत आसान है, यहां से कट करना है, कम पड़ रही है स्किन तो यहां पैर से स्किन निकालेंगे, यहां चिपका देंगे। तो ज्ञानेंद्रियां कोई बहुत ज्यादा बुद्धि वाली या ज्ञानेंद्रियों में कोई खुद की बुद्धि नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियां खुद कुछ नहीं समझती हैं, ये सिर्फ सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट किसका हो गया? हमारे मेंटल पोर्शन का हो गया, जो इन सूचनाओं की व्याख्या करके अर्थ प्रदान करता है। और इन सबके साथ किसकी भागीदारी हो गई? अवधान की या अटेंशन की भागीदारी होगी दोस्तों। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया आपने समझी, किस प्रकार हम बाहरी चीजों को ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, मस्तिष्क उनकी व्याख्याएं करता है और अवधान के साथ हम उनको सीखते हैं, मस्तिष्क में अनुभव के रूप में सर्जित करते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक चीज होती है, क्या होती है कि कभी कभी हमारे द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है, किसका प्रत्यक्षीकरण? संवेदनाओं का। संवेदनाएं कहां से मिली? ज्ञानेंद्रियों से। इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं का जो हमारा मस्तिष्क प्रत्यक्षीकरण कर रहा होता है, उस प्रत्यक्षीकरण में जो व्याख्याएं होती हैं, कभी कभी ये व्याख्याएं गड़बड़ हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, और गलत व्याख्याओं के कारण अर्थ भी गलत निकल जाता है। इस गलत अर्थ निकल जाने को मनोविज्ञान में कहा जाता है दोस्तों भ्रम, इल्यूजन कहा जाता है। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और कंपोनेंट है जिसे कहते हैं भ्रम, या फिर इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों हम इसको इल्यूजन। इल्यूजन एक बार समझते हैं किस प्रकार से भ्रम होता है। भ्रम में क्या होता है? मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क में संवेदनाओं की गलत प्रत्यक्षीकरण, मस्तिष्क में संवेदनाओं का गलत प्रत्यक्षीकरण के कारण गलत अर्थ निकल जाना। क्या कहलाता है भ्रम? मस्तिष्क में संवेदनाओं का गलत प्रत्यक्षीकरण जिसके कारण गलत अर्थ निकल जाना या गलत अर्थ प्राप्त हो जाना कहलाता है दोस्तों भ्रम या फिर इल्यूजन। जैसे आप यहां से घर जा रहे हैं और घर जाने के दौरान आपने क्या देखा कि जो ही आप गेट पे गए, बरसात का समय है, तेज बरसात आ रही है और आप सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाले हैं, उसी समय आप क्या देखते हैं कि सीढ़ी के वहां नाले के यहां एकदम गोल गोल ऐसे भूरे भूरे रंग का कुछ चिपका हुआ है। अचानक से आपने देखा और चिल्ला के पड़े, अरे सांप 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 सांप। अंदर से आपके पेरेंट्स आते हैं, बोले क्या है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रही है? आप लोग देखो देखो सांप है। तो वो आके डंडा लेके आते हैं, अंदर से डंडे से उसको हिला के देखते हैं और बोलते हैं, मूर्ख पागल, ये सांप नहीं रस्सी है।
अब यहां पर क्या हुआ, हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो यह क्या है, हमारा इल्यूजन है या फिर हमारा भ्रम है। तो जैसे यहां पर क्या होता है, एग्जांपल लेके देखते हैं, रस्सी को सांप समझना, ये क्या है, हमारा इल्यूजन है या फिर भ्रम है। यह भ्रम मनोवैज्ञानिकों ने काफी डिटेल से समझा है, डिटेल से व्याख्याएं की हैं। व्याख्याता कभी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको समझाऊंगा भ्रम कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे काम करता है। लेकिन यह एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भ्रम को एक नाम दिया है मूलर लायर भ्रम। मूलर लायर भ्रम, ये मूलर लायर भ्रम क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं आपको दो रेखाएं बना रहा हूं, एक ये है और दूसरी ये है, ये A है और ये B है। अब आपको देख के बताना है कि A और B में से कौन सी बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है A वाली या फिर नीचे वाली बड़ी है। आपको देखकर बताना है दोनों में से कौन सी बड़ी है। हो सकता है कुछ साथी बोलेंगे सर A बड़ी है, कुछ बोलेंगे B बड़ी है, लेकिन दोस्तों मूलर लायर भ्रम क्या कहता है कि ना A बड़ी है ना B बड़ी है, दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है, फर्क इतना है कि यहां पर इसके जो दोनों ये एरोज हैं ये अंदर की तरफ हैं और यहां इसके दोनों एरोज बाहर की तरफ हैं। तो दोनों बराबर की लाइनें हमें कैसी प्रतीत हो रही हैं, एक छोटी एक बड़ी प्रतीत हो रही हैं। इसे कहा जाता है मूलर लायर भ्रम। तो यह भ्रम बाहर से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं की जब मस्तिष्क के द्वारा गलत व्याख्याएं हो जाती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों भ्रम या फिर इल्यूजन। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे साथ, एग्जाम के साथ कैसे ये चीजें मायने रखती हैं, कैसे इनका संबंध होता है। जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शंस को आपने पढ़ा, आंखों के द्वारा पढ़ा। आंखों से जब आप देख रहे हैं और आपकी आंखें उन सूचनाओं को मस्तिष्क को पहुंचा रही हैं तो ये तो हो गई संवेदनाएं। मस्तिष्क उनकी व्याख्या कर रहा है, अर्थ प्रदान कर रहा है, ये हो गया प्रत्यक्षीकरण। ये सब कुछ आपका बिल्कुल बराबर चल रहा है, कहीं कोई गैप बीच में नहीं आ रहा है, ये हो गया आपका अवधान। लेकिन आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है, और आपने सी को सही मान लिया और मार्कशीट में सी को चुन लिया। अब जब घर आके आपकी देखते हैं, दोस्तों से डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता लगता है कि नहीं, उस प्रश्न का जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी नहीं था, ऑप्शन नंबर ए था। जो ही आपको पता लगा ए था, तुरंत आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और दोबारा पढ़ के बोलते हैं अरे यार ये मैंने गलत कैसे कर दिया, ये तो आरपी सर ने पता नहीं कितनी बार मुझे समझाया था, मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन मुझे आते हुए भी मैंने ए की बजाय आंसर सी कर दिया। पता है यहां क्या हुआ, बताओ क्या हुआ यहां पर, इल्यूजन भाई। आपको ए की बजाय सी का सही लगना आपका भ्रम है। सही तो सी था लेकिन ए को आपने मान लिया, यह इल्यूजन कहलाता है। तो दोस्तों एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा चैलेंज होता है इल्यूजन का। अब आपको समझ में आ गया कि भ्रम कैसे होता है, कैसे हम सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं। तो याद रखिएगा, यह मेंटल प्रोसेस जिसमें हमारा मस्तिष्क संवेदनाओं को प्राप्त करके उनका गलत प्रत्यक्षीकरण कर देता है, जिसके कारण गलत अर्थ निकल जाता है, तो यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाती है भ्रम। जैसे सांप को रस्सी समझना मूलर लायर भ्रम है, और भी कई तरह के भ्रम होते हैं। तो याद रखिएगा, सीखने के दौरान जब आप एग्जाम में बैठे हो तो भ्रम नहीं हो, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है भ्रम की। आप साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन में से 2-3 में तो भ्रमित हो ही जाते हैं, और भ्रमित हो गए तो गड़बड़ हो गई। अब क्या सॉल्यूशन है कि आप में इल्यूजन नहीं बने, सीखने के दौरान सही ऑप्शन ही आपके मस्तिष्क में आए? इसके कई सारे तरीके हैं। आगे जब मैं आपको कुछ सीखने की प्रक्रिया समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि क्या तरीके हैं, किस प्रकार से हम इस भ्रम को नहीं बनने दें, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फिर भी 2-3 छोटी मोटी बातें आज जान लीजिए आप। क्या आपको भ्रम नहीं हो, आप गलत आंसर को नहीं चुने, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद ऑप्शंस पर नहीं जाएं। क्या करना? ऑप्शंस पर नहीं जाना है। क्वेश्चन को पढ़ते तुरंत सोचें इसका आंसर क्या है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि सीखने की प्रक्रिया में या संज्ञानात्मक प्रक्रिया में या फिर मानसिक प्रक्रिया में पहली सीढ़ी क्या है? अब आपने देखा ऑप्शन में 4-5 लिखे हुए हैं।
लेकिन जो ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपके माइंड में क्या बोले, जीन पियाजे ने कहा था, आरपी सर ने बहुत बार समझाया था, ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना होती है। अगर आपके माइंड में संवेदना आ गया, अब आप ऑप्शन को देखो कि संवेदना कहां पर है, ए है, बी है, सी है या तो डी है। अगर इस प्रक्रिया से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो इल्यूजन्स होते हैं ऑप्शंस को लेकर वो 80% कम हो जाएंगे, 80% भ्रम आपके समाप्त हो जाएंगे। 20% क्योंकि मेंटल प्रक्रिया है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% आई गारंटीड कि ये आपका इल्यूजन खत्म हो जाएगा। करना क्या है, सीधा ऑप्शन नहीं देखना, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर माइंड में तुरंत फटाफट से आंसर को ढूंढिए। अब देखो आंसर क्या लिखा हुआ है। अब मैं क्यों मना कर रहा हूं ऑप्शन देखने के लिए, इसीलिए मना कर रहा हूं कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, वो ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं। एग्जामिनर को पता है कि सामने वाले का मेंटल प्रोसेस किस किस तरीके से जा सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद किन किन दिशाओं में बालक सोचेगा, शिक्षार्थी सोचेगा, तो वो सोचेगा हाँ ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है। तो जो 4 चीजें हैं सोचने की, उन चारों को ऑप्शन में डाल देगा। अब इन चारों में से, क्योंकि उसको पता है आपका मस्तिष्क किन किन वे में सोचेगा, लगभग ये अनुमान होता है, एग्जामिनर का एक्सपीरियंस होता है, और जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचने की तरीके हैं, सोचने की दिशा है, वही ऑप्शन में आ गए। अब जो आपने सोचा वही आपको सामने मिल गया, इमीडिएट बोलेगा हाँ वेरी गुड यही है, आपने उसको आंसर कर दिया। जबकि यह जो दिशा थी सोचने की वो गलत थी। उसको पता था एग्जामिनर को कि यह भी सोचेगा, ताकि ये कंफ्यूज हो जाए, भ्रम बन जाए और इसका आंसर गलत हो जाए। तो याद रखिएगा, आप भ्रमित नहीं हो उसके लिए क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिना ऑप्शन देखे उसके आंसर को सोचें, फिर ऑप्शन देखें कहां पर है। उस केस में जब आपको आंसर आ जाते हैं, आंसर नहीं आते हैं, तो फिर ऑप्शन का सहारा लीजिए। फिर एक अगली प्रक्रिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कि सीखने की प्रक्रिया में, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में मेंटल प्रोसेस जो होती हैं वो 3 प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी होती हैं, जिनसे हम संपूर्ण बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहरी जानकारियों को प्राप्त करते हैं, और यह संपूर्ण प्रक्रिया मिलके हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं को बनाती हैं, या फिर मानसिक विकास के साथ सीधा इसका संबंध होता है। दोस्तों, अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आइए एक बार पीपीटी पे चलते हैं, कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास आंतरिक मस्तिष्क संबंधी क्षमताओं का विकास ही मानसिक विकास होता है, जिसका संबंध मानसिक शक्तियों व क्षमताओं के साथ में होता है। किसका साथ? क्षमताओं और योग्यताओं से होता है। और कौन सा होता है ये? आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से पक्ष हैं? बहुत सारे पक्ष मैंने डिस्कशन किया था पीछे आपको। देखो, पहला है निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, कल्पना, सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्रियाएं, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, विचार, तर्क, और भी आगे हैं। अब एक बार थोड़ा थोड़ा इन शब्दों को जान लेते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं सारी की सारी कैसे कैसे होती है। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पहली चीज, ये सारे के सारे जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अमूर्त होते हैं, पहली चीज। दूसरी, ये सब मानसिक प्रक्रिया के साथ जुड़े होते हैं। तीसरी, ये सब व्यवहार में प्रकट होते हैं, जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ में होता है, तथा ये दिखाई नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं पूरी तरह से। चौथी चीज, ये हमारे व्यवहार में या हमारी कार्य क्षमताओं में, कुशलताओं में आने वाले बदलावों, जिनका संबंध बाहरी प्रत्यक्षीकरण के साथ में होता है, उस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने इनका नाम दिया है। तो मानसिक प्रक्रियाओं को नाम प्रदान किया है। तो ये सारी की सारी क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। पहला है देखो निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी बाहरी परिस्थिति को, चीज को, वस्तु को इस नजरिए से देखते हैं कि हमें वहां से जानकारी प्राप्त करनी है, जानना है, कुछ जांच करनी है, तो इस प्रकार देखना कहलाता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। एक तो किसी चीज को देखना, ऐसे सामान्य हमने देखा। दूसरा, हमने देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, वह कहलाता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। तो यह मानसिक क्षमता है। ये पेन में 5 बच्चों को दिखाता हूं और 5 बच्चों से पूछता हूं आपने क्या क्या देखा। तो हो सकता है 5 बच्चों के आंसर इस पेन को लेकर अलग अलग हों। कोई इसके बारे में 1 लाइन बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई ठीक से बोल भी नहीं पाए क्या चीज है। तो ये 5 बच्चों ने इस पेन के बारे में जो जो मुझे बोला, यह सब किससे संबंधित है? उन बच्चों की पेन को देखने की निरीक्षण क्षमता से संबंधित है। और ये निरीक्षण क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर, मस्तिष्क का पार्ट होता है, मानसिक विकास का
पार्ट होता है, मेंटल क्षमताओं का पार्ट होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, चिंतन, थिंकिंग। देखिए चिंतन डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे जब अधिगम पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा जान लो। चिंतन का मतलब होता है दोस्तों हमारे मस्तिष्क में बनने वाली ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के समाधान की ओर जाती है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो किसी सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो सृजनात्मकता के साथ, खोज के साथ, कुछ नया करने के साथ जुड़ी होती है, उसे कहा जाता है चिंतन या फिर थिंकिंग। तो थिंकिंग भी क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ पहलू होता है। किसी भी समस्या के समाधान करने को लेकर आप जितने बच्चों से बात करेंगे, हर बच्चे के इससे संबंधित जो आंसर होंगे, इससे संबंधित जो समाधान होंगे या फिर जो गतिविधियां होंगी वो अलग अलग होंगी, क्योंकि सबकी मानसिक प्रक्रिया में चिंतन जो है वो अलग अलग होता है। आगे की बात करें, अटेंशन, ध्यान जो है रिसेंटली मैंने आपको समझाया। ध्यान कब होगा? जब हम किसी चीज के लिए हमारा उसके प्रति सतर्कता होगी, हम उसके बारे में चयन कर पाएंगे, हम उसके बारे में खोज कर पाएंगे, हमारी तत्परता होगी, ये सारी की सारी चीजें होगी तो वो क्या कहलाएगा? ध्यान कहलाएगा। और ध्यान भी क्या है? पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया होती है दोस्त। तीसरा है कल्पना, फैंटेसी या इमेजिनेशन। कल्पनाएं, रिसेंटली मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपने देखा मेरी नौकरी लग गई और अब मैं बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ हूं, बहुत शानदार कपड़े पहना हुआ हूं, बहुत शानदार गोगल मैंने लगा रखा और मैं शानदार तरीके से जा रहा हूं। ये सारी की सारी क्या है? कल्पना है, इमेजिनेशन है। ये भी किससे जुड़ी हुई है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, बातें करने के बाद बीच में 5 मिनट ऐसे निकल जाते हैं जब आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो इस 5 मिनट के दौरान वो और आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटल प्रक्रिया लगातार आपकी चल रही है। आप कहां हैं? आप कल्पनाओं में हैं, आप इमेजिनेशन में हैं या फिर फैंटेसीज में हैं। तो यह कहलाता है दोस्त कल्पना। अगला है सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। तो सीखने की प्रक्रिया का संबंध हमारी मेंटल पोर्शन के साथ में होता है, क्योंकि सीखना सृजन के रूप में मस्तिष्क में ही बनता है दोस्तों। सीखना भी अचानक नहीं होता, प्रक्रिया के रूप में होता है। आगे अधिगम होगा तब हम पढ़ेंगे सारी बातों को। अगला है मानसिक क्रियाएं। ये सारी की सारी मानसिक क्रियाएं हैं। इनके अतिरिक्त जो मानसिक क्रियाएं हैं वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। स्मृति, मेमोरी। स्मृति का मतलब होता है किसी भी बाहरी जानकारियों का जो प्राथमिक संग्रह हमारे मस्तिष्क में होता है वह स्मृति कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया का जो पहला पार्ट होता है वह स्मृति होता है। हर चीज पहले स्मृति में जाती है, स्मृति में जाने के बाद फिर वह अंडरस्टैंडिंग में जाती है, उसके बाद फिर उसका उपयोग हमारा मस्तिष्क करना सीखता है, फिर समस्याओं का समाधान करना सीखता है। तो ये सारी उच्च स्तर होते हैं, लेकिन सबसे निम्न और पहला स्तर क्या होता है? मेमोरी होता है या स्मृति होता है। जितनी डिस्कशन मैंने आपके साथ की, इन नोट्स को पहले आप क्या करेंगे? एक बार याद करेंगे। तो याद करना, केवल याद करना कहलाता है स्मृति या मेमोरी। ये भी क्या हो गया? हमारा मानसिक पक्ष हो गया दोस्तों। प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको समझाया कि संवेदनाओं की मस्तिष्क के द्वारा जो व्याख्या करके अर्थ प्रदान कर दिया जाता है वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। विचार, थॉट्स, हमारा ऐसा कहा जाता है कि सबसे तेज गति किसकी होती है? तो सबसे तेज गति होती है हमारे विचारों की, थॉट्स की। हम 24 घंटे में सैकड़ों लाखों विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं दोस्तों, कई सारे विचार। आप कोई भी ऐसा समय नहीं निकाल सकते जो विचारहीन हो। अगर हम सतर्क है तो विचार लगातार चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बहुत तेजी के साथ में चलते रहते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? विचारों से संबंधित पहलू मानसिक पक्ष होता है। आगे है हमारा तर्क, रीजनिंग भी कहते हैं इसको, लॉजिक भी कहते हैं। किसी भी काम को करने के पीछे हमारे जो तर्क होते हैं, हमारी बात को सिद्ध करने के पीछे जो तथ्य हम देते हैं वो सारे के सारे तर्क कहलाते हैं, और बुद्धि के साथ इनका गहरा संबंध होता है। तर्क के माध्यम से ही आप 4 में से सही क्वेश्चन को चुन पाते हैं, सही ऑप्शन को चुन पाते हैं। तर्क शक्ति कहलाती है। अगला है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सीखने के दौरान ज्ञान की पहली सीढ़ी अभिप्रेरणा को कहा जाता है। हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के द्वारा ही हम हलचल हमारे अंदर पैदा होती है और वह हलचल सीखने की ओर लेके जाती है। तो अभिप्रेरणा क्या हो गया? एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो हमें सीखने की ओर मूव करती है, किसी भी काम को करने के लिए उस तरफ आगे बढ़ाती है। समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन होता है, एक अनुकूलन भी होता है, कंडीशनिंग भी होती है, कई सारी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं। लेकिन समायोजन का मतलब क्या हो गया? समायोजन का मतलब हो गया हम मानसिक रूप से किसी भी परिस्थिति के बारे में जब उससे सामंजस्य बना लेते हैं तो यह मानसिक रूप से परिस्थिति के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ बनने वाला सामंजस्य कहलाता है समायोजन। तो किससे बना रहे हैं? मानसिक रूप से बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? मानसिक हो गया, मस्तिष्क के साथ में हो गया। नैतिकता,
आगे पढ़ेंगे मोरालिटी। तो नैतिकता का जो कॉन्सेप्ट बनता है, संरचना बनती है, वो भी कहां बनती है? मस्तिष्क में बनती है। मस्तिष्क ही तय करता है कि ये गलत है और ये सही है। मस्तिष्क ही तय करता है ये नैतिक है और अनैतिक है। आगे हमारा संज्ञानात्मकता, कोग्निटिव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पूरी प्रक्रिया आपको समझाई, ये किसकी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मकता की प्रक्रिया है। संज्ञान का मतलब किसी भी नई चीज को मस्तिष्क के द्वारा जानने की प्रक्रिया कहलाती है, सीखने की प्रक्रिया कहलाती है संज्ञानात्मक। तो ये भी सीधी किससे जुड़ी हुई है? मानसिक विकास के साथ या फिर मानसिक पक्ष के साथ जुड़ी हुई है दोस्त। उसके बाद लैंग्वेज है, भाषा है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाषा सीखने की क्षमता, योग्यता टूल्स के रूप में हमारे मस्तिष्क में पहले से संरचित होती है। जब इस टूल को सुनने के मौके मिलते हैं, सुनने के मौके मिलते, बार बार सुन के मस्तिष्क में एक संरचना बनती है और यह संरचना फिर बोलने के लिए आगे बढ़ती है और सुनने के बाद बालक बोलना शुरू करता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या करती है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में मस्तिष्क में बनी होती है। इसे कहा जाता है भाषा। तो भाषा का संबंध भी किसके साथ में है? पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया के साथ में होता है फ्रेंड्स। आगे हमारा है समस्या समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत उच्च स्तरीय क्षमता। हम क्यों सीख रहे हैं? आप क्यों मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो? क्यों इतनी माथाफोड़ी, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? एक ही कारण, समस्या का समाधान करने की क्षमता बनाना। कौन सी समस्या का समाधान? जब आप रीट में बैठेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको सोल्व करने की क्षमता बनाना, योग्यता बनाना, ये आपकी क्षमता बने, इसलिए आप सीख रहे हैं। तो समस्या का समाधान करने की योग्यता, क्षमता भी क्या कहलाती है दोस्तों? मानसिक विकास कहलाती है। इन सबके अतिरिक्त वो सारे के सारे संप्रत्य, वो सारी के सारी योग्यताएं, क्षमताएं, कुशलताएं जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ में होता है, जिनका संबंध मन के साथ में होता है, उन्हें कहा जाता है मानसिक विकास या मानसिक डेवलपमेंट के पक्ष, आयाम उन्हें कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। मानसिक विकास की प्रक्रियाएं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, हमारे आसपास के जगत का ज्ञान 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कहां का ज्ञान? आसपास के जगत का मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है जिसमें हम सीख रहे हैं, उन सब का ज्ञान किस पर निर्भर करता है? 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। पहला संवेदना, दूसरा अवधान और तीसरा है प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें से पहला है संवेदनाएं। अभी आसपास का मतलब आप मेरे साथ क्लास से जुड़े हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये आपके आसपास का बाहरी वातावरण, क्या आपका लैपटॉप, मोबाइल या फिर आईपैड जिससे आप देख रहे हैं मुझे, मेरे साथ कनेक्ट हैं, ये क्या हो गया? आपको बाहर से मिलने वाला वातावरण हो गया, बाहरी जगत हो गया। इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, उसके लिए कौन सी प्रक्रियाएं चाहिए आपको? 3 प्रक्रियाएं। पहली संवेदना, अवधान और प्रत्यक्षीकरण। समझते हैं फिर से संवेदना को, सेंसेशंस को। किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव, ज्ञान या फिर जानकारी कहलाती है संवेदना। प्रारंभिक, क्योंकि प्रारंभिक है इसीलिए इसको ज्ञान की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अनेक भौतिक उद्दीपकों का पता लगाते हैं। किनका पता लगाते हैं? भौतिक उद्दीपकों का। भौतिक का मतलब जो बाहर में मौजूद है। बाहर में आवाज आई किसी वस्तु से, किसी चीज से, उपकरण से, वो भौतिक उद्दीपक हो गया। बरसात आई, वो भौतिक हो गया। आपने किसी चीज को महसूस किया, ये भौतिक हो गया। तो बाहर वातावरण में जो भौतिक उद्दीपक बन रहे हैं, भौतिक उद्दीपकों में परिवर्तन आ रहा है, इन सब की जानकारी कहां से मिलती है? संवेदनाओं से मिलती है दोस्त। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचनाएं हमारे समस्त ज्ञान का आधार बनती हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हमारे मस्तिष्क में जितना भी ज्ञान है, उन सब का आधार, फाउंडेशन क्या होता है? हमारे द्वारा प्राप्त होने वाली संवेदनाएं, जो ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होती हैं। क्या कहा जीन पियाजे ने? जीन पियाजे कहते हैं संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना के लिए बाहरी उद्दीपक का होना आवश्यक है। मान लीजिए आपकी आंखों में देखने की क्षमता तो है, लेकिन क्या देखेंगे उसके लिए सामने उद्दीपक होना चाहिए। आपके कानों में सुनने की क्षमता तो है, लेकिन क्या सुनेंगे उसके लिए ध्वनि होनी चाहिए। आपकी टेस्ट की क्षमता जीभ में तो है, लेकिन टेस्ट करने का सामान्य मटेरियल तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? बाहरी उद्दीपक चाहिए। अगर बाहरी उद्दीपक आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो हमारी जन्मजात ज्ञानेंद्रिय योग्यताएं उन उद्दीपकों की जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए संवेदनाओं के लिए क्या आवश्यक होता है? बाहरी उद्दीपकों का होना आवश्यक होता है। यह प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है, मैंने आपको पीछे बताया, जिसका कनेक्शन वातावरण के साथ में होता है। तो एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है। किस किस के बीच लिंक बनाता है? बाहरी वातावरण और
मस्तिष्क के साथ कड़ी के रूप में, लिंक के रूप में ज्ञानेंद्रियां होती हैं दोस्तों। याद रखिएगा, बाहरी वातावरण के साथ कनेक्शन कौन बनाता है? हमारे सेंसेस बनाते हैं, ज्ञानेंद्रियां बनाते हैं। किस बात के लिए कनेक्शन? इन सब की जानकारियों के संबंधित या इन सब के बारे में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित जानकारी के लिए कनेक्शन बनाती है हमारी सेंसेस। अगला हमारा प्रक्रिया है दोस्तों अवधान, अटेंशन। अटेंशन की बात करें तो हम अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार कुछ उद्दीपकों को चुनकर उनके प्रति ही अनुक्रिया करते हैं। ध्यान रखना, उनके प्रति ही अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिनको हमने चुना है उन्हीं के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इस तरह की चयनात्मक प्रक्रिया अवधान या ध्यान कहलाती है। अवधान के कुछ गुण होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। सबसे पहले क्या चाहिए इसके लिए? कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता होगी तो फिर सतर्कता होगी, सतर्कता होगी तो तत्परता बनेगी, तत्परता बनेगी तो हम उस उद्दीपक का चयन कर पाएंगे, और चयन कर पाएंगे तो फिर उससे संबंधित हम खोज मस्तिष्क में ला पाएंगे। मैंने सिर्फ इसको याद रखने की दृष्टि से आपको क्रम बना के दिया है। ऐसा क्रम होता नहीं है कहीं भी, साथ में चलती हैं सारी की सारी चीजें। ये सारी की सारी एक समूह के रूप में काम करती हैं, लेकिन थोड़ा याद रहेगा इसलिए मैंने क्रम बना दिया। पहला, सबसे पहले क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन है तो अवेयरनेस होगी, हम सतर्क होंगे। सतर्क होंगे तो तत्परता बनेगी, रेडीनेस होगा, और रेडीनेस होगा तो हम सेलेक्ट करेंगे स्टिमुलस को जिसको हमें जानना है, और सेलेक्ट करने के बाद उससे संबंधित हमारे अंदर खोज बनेगी, इंक्वायरी बनेगी। ये सारी की सारी एक प्रक्रिया जो है संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से एक साथ काम करती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवधान या फिर अटेंशन। अगला तीसरा है हमारा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहते हैं दोस्तों इसको। प्रत्यक्षीकरण संवेदना के ठीक बाद की प्रक्रिया है। संवेदना को समझकर, व्याख्या कर व्यक्ति के द्वारा अर्थ प्रदान कर दिया जाता है। इस अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। उदाहरण मैंने आपको पीछे बताया, अगर हम किसी गंध को सूंघ सकते हैं तो यह संवेदना कहलाती है, और यह गंध किसकी है इसको पहचान लेते हैं तो यह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है दोस्तों। जब हमारा प्रत्यक्षीकरण गलत हो जाता है तो बनता है भ्रम, इल्यूजन। हमारी ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या से उत्पन्न गलत प्रत्यक्षीकरण को सामान्यतया भ्रम कहते हैं। जैसे सांप को रस्सी समझना, सांप को रस्सी समझना। ऐसा भी हुआ है, आपने पढ़ना कभी इतिहास को या पुरानी कहानियों को, एक व्यक्ति ने सांप को रस्सी समझा था और खिड़की से चढ़ गया था पत्नी से मिलने के लिए। कौन था आगे हम बात करेंगे। सामान्यतया रस्सी को सांप तो हर कोई समझ लेते हैं। रात में जब कभी आप अकेले हैं घर में तो बाहर पेड़ की हिलती हुई टहनी आपको भूत दिखाई देती है। ये भी क्या है? ये भी इल्यूजन है, भ्रम है, असल में है नहीं। हमारे मस्तिष्क ने उस टहनी को, पेड़ की टहनी को, उस टहनी से बन रही छाया को किसी और से जोड़ दिया तो गलत प्रत्यक्षीकरण हो गया। यह भ्रम कहलाता है। सही आंसर को हम गलत कर देते हैं, गलत को सही मान लेते हैं, यह भी क्या कहलाता है? भ्रम कहलाता है। मूलर-लायर भ्रम मैंने आपको समझाया। ये दो लाइन मैंने बनाई, फिर से समझा देता हूं। एक पहली लाइन, दूसरी ये वाली। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो कोई साथी बोलेंगे नीचे वाली बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं। हुआ क्या है, यहां जो लाइंस अंदर थी, एरोज अंदर थे, वो इसमें एरोज बाहर की तरफ हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिगर जो है वो दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार भ्रम बनता है। हमने यहां तक सीखने की प्रक्रिया को जाना दोस्तों, किस प्रकार यह मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हम सभी में अंदर घटित होती हैं और किस प्रकार ये हमारे बाहरी चीज़ों को जानने में सहयोग प्रदान करती हैं। मुझे लगता है आज का सेशन बड़ा वैल्यूएबल रहा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वास्तव में सीखना है, कंपटीशन को जीतना है, बहुत आगे लाइफ में जाके बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेना है दोस्तों, तो मानसिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी प्रकार का अचीवमेंट, कोई भी बड़ी सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है? हर एक बड़ी सफलता की, बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत होती है हमारे मेंटल प्रोसेस के साथ, मानसिक प्रक्रियाओं के साथ। इस मानसिक प्रक्रिया में जहाँ हम बाहरी दीपकों में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बाहरी वातावरण में, बाहरी परिवेश में, बाहरी स्थितियों में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, वहां सफल होना चाहते हैं, तो वो बाहरी चीजें मस्तिष्क में कैसे जाती हैं, कैसे बनती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें बहुत डीपली नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। यहां इस कंपोनेंट में से जो क्वेश्चंस अब तक बने हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन यहां से बने हैं। जितने क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं वो तो बड़े आसानी से आप सोल्व कर देंगे, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन तो आप इस नोट्स को पढ़ के समझ के कर दोगे, लेकिन अंडरस्टैंड
ट्रेंडिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप इस चीज़ को फिर से 2 बार 3 बार सुनिएगा। जो चीज़ें बाहर आपके परिवेश में आपके साथ घटित उनको साथ महसूस कीजिएगा। जब आप इनको महसूस करेंगे और आप इस प्रक्रिया को खुद के साथ जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली सारी बात को आप समझ पाएंगे। तो दोस्त, इसी उम्मीद के साथ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और एग्जाम में तो उपयोगी होना ही होना है, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम से ज़्यादा उपयोगी आपके सीखने की प्रक्रिया में होगा। जो रोजाना आप सीख रहे हैं इसको सीखने में अब आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता लग गया आज कि मेरी सीखने की प्रक्रिया में कहीं कहीं कोई गैप आ रहा है, कोई गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ क्यों है, कहाँ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जब किसी साइकिल के ट्यूब में से हवा कहाँ से निकल रही है इसका पता लग जाता है तो आसानी से हम स्लिप लगा देते हैं और ट्यूब को ठीक कर लेते हैं। दोस्त, ऐसा ही हमारी मानसिक प्रक्रिया के साथ में है। आज आपने मुझे सुना, सारी बातों को समझा, मुझे लगता है कि सारी बातें आपके लिए यूजफुल होंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अलॉट।